तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग को सेलेस्टियल कॉन्कुबाइन मिलती है। शायद ये फर्स्ट वाली थी और इसे एक टोकन देती है और ये इसके बाद डीमन सेट के लिए निकल जाता है। अब आगे तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न आ रहा है कि भाई सेलेस्टियल एम्परर सॉवरेन से स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। तो भाई ये वो वाले सेलेस्टियल एम्परर नहीं है, मतलब जो हमारे इनर रियल में है, जैसे कि सेलेस्टियल एम्परर बाईफान या किंग लिन, बल्कि ये पूरे इनर और आउटर रियल के सेलेस्टियल एम्परर थे। और उनके मरने के बाद ये दो भागों में डिवाइड हो गया था, इनर और आउटर रियल्म, या वो इंजर्ड होने के बाद पता नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। इधर हमें डीमन सेट के बारे में जो स्पेशल क्रैक था उसे दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स रिकवर कर रहे थे। बीच बीच में ये आंखें खोलते थे और स्पेशल क्रैक की तरफ देखते थे, क्योंकि इनको आदत हो चुकी थी, हमेशा बैटल करना पड़ता था। और वो जो ब्लू लाइट में तीन डीमन सेट के मेंबर्स थे वो भी देख रहे थे। एक महीना बीत चुका था, मतलब वांगलिंग को अंदर गए हुए। लेकिन इन एक महीनों में इनको हल्का हल्का ब्लड का स्मेल आता है, जबकि वो बैटल काफ़ी अंदर हुआ था। इन्हें कुछ पता भी नहीं था, तो इसलिए ये लोग थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे। और तभी अचानक से वहाँ से ग्रीन लाइट बाहर देखने को मिलती है। ये ग्रीन मैन वही थे जो कि कुछ दिन पहले वो जो 6 जीनियस में से एक थे, ये अंदर जाके देखना चाहते थे कि क्या चल रहा है। और किसी ने रोका नहीं, क्योंकि सबको जानना था। और ओल्ड मैन लौटने के बाद एकदम शॉक्ड थे, मतलब बोल ही नहीं पा रहे थे, अंदर में एकदम डर था। और फाइनली बोलते हैं, मतलब वो एक हॉर्स वॉइस होती है, एकदम गले से जो आवाज़ नहीं निकलती है, कि यार वहाँ पर बस लाशें ही लाशें हैं फियर्स बीस्ट के। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जा पाया, इतना ज़्यादा ब्लड का स्मेल था अंदर में। खून का समुद्र बन चुका है, तो पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल अंदर जाना। मतलब उसमें किंग बिस्ट भी मरे हैं, कई की बॉडीज एक्सप्लोड कर गई है। और अंदाजा तो सब सब यही लगाते हैं कि भाई ऑब्वियसली वो बंदा जो गया था 1 महीने पहले ली क्यानमे को बचाने, उसी ने किया था। लेकिन फिर भी इतना खतरनाक स्लॉटर कि भाई आप एक किंग बिस्ट को नहीं संभाल पाते हो, वहां पर इतने सारे एल्डर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इनके डीमन सेक्ट के या हाई एल्डर भी। तो कुछ लोग मानते नहीं कि क्या पता एक नया एम्परर बीस्ट आया होगा जो कि बाकी बीस्ट को मार दिया होगा, क्योंकि वो अपने में भी बैटल करते हैं। तो इसलिए और चौकन्ने हो जाते हैं उस क्रैक की तरफ देखकर। पर अचानक से यहाँ पर सभी लोग एक प्रेशर फील करते हैं। ऊपर में बादल आने लगे थे जो कि पर्पल कलर के थे, अचानक से प्रकट हुए थे। और प्रेशर बढ़ते जाता है, पूरे रैंक 9 रीजन को यह प्रेशर घेर लेता है। और जो पावरफुल लोग थे वो तो पहचान जाते हैं कि भाई ये तो डिवाइन रेट्रीब्यूशन है। और कोई भी लोग हो, डिवाइन रेट्रीब्यूशन से सभी डरते थे। हालांकि ये लोग नॉर्मल कल्टिवेटर्स थे, फिर भी कि भाई ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर बिजली गिरने वाली है। पर तभी डीमन सेक्ट के अंदर से एक आवाज़ आती है कि ये इनफाइनाइट रिट्रीब्यूशन है। इनकी आवाज़ सुनकर बाकी डीमन सेक्ट के एल्डर्स इन्हें ग्रीटिंग्स करते हैं हाई एल्डर बोल के, और इनफाइनाइट रिट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं कि ये ज़्यादा पावरफुल होता है। तो फिलहाल सभी लोग जो कि बैटलफील्ड पे भी थे वो डीमन सेक्ट के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। और ये जानते थे कि इनके डीमन सेक्ट में तो कोई नहीं है जो कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन को ट्रिगर कर सके, तो इनके सेक्ट का कोई नुकसान नहीं है। और ये अपना फॉर्मेशन एक्टिव कर लेते हैं। बस ये देखना चाहते थे कि भाई ये बंदा है कौन जो डिवाइन रिट्रीब्यूशन को अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जब ये बादल बनते हैं तो उसके बीच में एक पवेलियन दिखता है, मतलब एक बिल्डिंग के समान बादलों के बीच में। हाई एल्डर की नज़र पड़ती है, वो देखते कि अंदर में कुछ तो स्टैचू है किसी का, और जमीन पर दो तलवारें धसी हुई हैं। बिजली की गर्जना की वजह से आसपास के कई सारे जो वाइल्ड कॉन्टिनेंट्स थे वो कोलैप्स करने लगते हैं। हालांकि ये बिजली इन पर गिरने वाली नहीं है, लेकिन उसके प्रेशर की वजह से डीमन सेक्ट को भी अपने फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि इसमें साउंड रिट्रीब्यूशन भी मिक्स था। मतलब बिजली कड़कती है तो आवाज़ भी तो आता है, और बिजली का कलर पर्पल कलर का था। और एक बिजली बनता है, मतलब जो 10,000 फीट का था। और ये बिजली सीधा स्पेशल क्रैक की तरफ बढ़ता है, जिसके अंदर मानो एक किलिंग इंटेंट था। और जैसे ये उधर बढ़ रहा था, अचानक से स्पेशल क्रैक से एक रेड फिगर बाहर निकलता है। और फिलहाल इस बंदे के पूरे कपड़े खून से सने हुए थे। अभी भी वांगलिंग राइट हैंड से ली क्यानमे को प्रोटेक्ट कर रहा था, और लेफ्ट हैंड से थंडर के अगेंस्ट जाता है। और मानो इस डिवाइन रिट्रीब्यूशन को ये चैलेंज कर रहा हो। अब थंडर और वांगलिंग टकराते हैं, और इसकी वजह से ये जो स्पेशल क्रैक था थोड़ा और बड़ा हो जाता है कोलिजन की वजह से। इसका हाथ झंझनाता है, लेकिन फिलहाल ये इस बिजली को निचोड़ देता है कि ये मेरे सामने काम नहीं करेगा। और पहले के जैसा वांगलिंग था भी नहीं कि बिजली को बस रेजिस्ट करेगा, ये उसके अगेंस्ट बैटल कर रहा था। फिलहाल वांगलिंग ली क्यानमे को अपने कंधे पे रख लेता है, और इसकी जो ओरिजिन एनर्जी थी वो रस्सियों के रूप में बदल जाती है, ली क्यानमे को बांध देती है। मतलब ऑरा प्रोवाइड हो रही थी और वो बंधी हुई थी। और जो डीमन सेक्ट के जो भी लोग देख रहे थे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। हाई एल्डर की आंखों में एक चमक था, और एक गहरी सांस लेते हैं। और वांगलिंग इधर चिल्लाता है, ब्रेक द डिवाइन रिट्रीब्यूशन फॉर मी। और वांगलिंग एक 10,000 फीट का थंडर बना के आगे की तरफ बढ़ा देता है। इधर मू बिंगमे को दिखाया जाता है जो कि गॉड सेक्ट में थी और फिलहाल जाग चुकी थी।
और ये भी देखती कि यार आसमान एकदम काला हो चुका है, मानो ये कोलैप्स कर जाएगा। वांग शानशान का चेहरा तो पीला पड़ गया था। और इस समय गॉड सेट के अंदर ही एकदम गहरी जगह में एक चैम्बर में डाविस्ट वाटर बैठा हुआ था। इसके बॉडी में अभी भी, खास करके थर्ड आई पर, 7 कलर लाइट चमक रहा था। फिलहाल ये 7 कलर नेल को निकाल रहा था और ये एकदम मस्त मगन था। लेकिन अचानक से जो बैटल चल रहा था उसमें थंडर के अंदर ये वांगलिंग के विल को फील करता है, और जो कि अब 7 कलर नेल बाहर निकल रहा था, तब ये अचानक से इसका ध्यान भटक जाता है और जितना मेहनत इसने किया था सब बेकार हो जाता है। फिर से ये खून के उल्टे करता है और ये चीखे मारता है। हेवन ब्रेकिंग सेक्ट भी इस आवाज को सुन सकता था और वहां के सेक्ट मास्टर समझ जाते हैं। फिलहाल वो भी आसमान की तरफ देख रहे थे और फिलहाल वो भी डीमन सेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। उधर घोष सेक्ट को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत मिस्टीरियस माने जाते हैं। इनके जो प्लेनेट था, ये जो भी बोल लो, जहाँ पर ये लोग रहते थे, वहां पर एक फॉर्मेशन था। वहां पे एक डेविल गॉड था, उसका शैडो था, और वो लालच की नजर से बादल को देख रहा था और इसके 9 डेविल स्टार्स चमक रहे थे। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है, जिसको अभी पता था कि भाई ये अभी तक इसने जितने भी रेट्रीब्यूशन झेले हैं, ये सबसे पावरफुल है। क्योंकि बादलों के बीच में जो पवेलियन था, वहां पर इसे एक एंशियंट डीमन, एंशियंट डेविल और एंशियंट गॉड के स्टैचूज दिखते, और ये एक नहीं थे, बहुत सारे थे। मतलब बादलों के बीच में वो जो पवेलियन दिख रहा था, एक अलग दुनिया हो, वही सेम बंदा जहां पर दो चाकू गड़े हुए थे। बट वांगलिंग देखकर ये समझता है कि अभी भी रेट्रीब्यूशन पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसकी मदद से मैं ये जो सील्ड रियल्म का फॉर्मेशन है उसे तोड़ नहीं पाऊंगा। पर तभी अचानक से जो दो तलवार धसे हुए थे उसमें से एक ट्रैम्बल करता है और उसमें से ग्रीन गैस बाहर निकलता है, जो कि बादल के समान था। और फिलहाल वो वांगलिंग की तरफ चार्ज करता है, ग्रीन स्वॉर्ड जो कि एकदम धुएं के समान था। इधर वांगलिंग में उसके जो 10 मिलियन स्वॉर्ड शैडोज थे, दो हिरनों वाला, उसे एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ा देता है। धीरे धीरे ग्रीन स्वॉर्ड वीक तो हो रहा था, बट कोलैप्स नहीं करता है। और वांगलिंग के अटैक को काटते हुए ये फिर से वांगलिंग पर चार्ज करता है। वांगलिंग को आता है गुस्सा, अब ये निकालता सीधा ब्लड स्वॉर्ड। अब ब्लड स्वॉर्ड पहले से ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि इसने बहुत सारे फियर्स बीस्ट के ब्लड को चखा था। और वांगलिंग अब ब्लड स्वॉर्ड को चलाता है। और ब्लड स्वॉर्ड को जब ये चलाता है तो स्पेस में एकदम क्रैक हो जाता है और ग्रीन स्वॉर्ड से ये क्रैक जाके टकराता है। ग्रीन स्वॉर्ड कोलैप्स कर जाता है, बट ब्लड स्वॉर्ड उसे भागते भी देखता है, क्योंकि ग्रीन स्वॉर्ड थोड़ा सा जैसे ब्रेक होता है पीछे भागने लगता है। ब्लड स्वॉर्ड उसका पीछा करता है। इधर पवेलियन से दूसरा जो तलवार था, ब्लू स्वॉर्ड, वो रिलीज होता है और वो और ग्रीन स्वॉर्ड मिलके अब ब्लड स्वॉर्ड से बैटल करते हैं। बट ब्लड स्वॉर्ड इन दोनों तलवारों को बराबर का टक्कर दे रहा था और समय के साथ और फियर्स होते जाता है। तो जो स्टैचू था उसके आगे में ये दो तलवारें थी और स्टैचू के पीछे में भी दो तलवारें थी। तो अब फिलहाल ब्लैक स्वॉर्ड भी वहां से निकल के आता है और तीनों तलवार मिलके ब्लड स्वॉर्ड से बैटल करते। बट अभी भी मैच नहीं थे। लेकिन समय के साथ तीनों ज्यादा पावरफुल होते जाते और ब्लड स्वॉर्ड को थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। ब्लड स्वॉर्ड का अपना स्पिरिट था, उसे गुस्सा तो आ रहा था। इधर वांगलिंग के एंशिएंट गॉड स्टार्स चमकते हैं, काफी तेजी से रोटेट कर रहे थे और इसके बॉडी से ये हल्का सा ब्लड निकलता है। ये इसके एंशिएंट गॉड स्टार्स का ब्लड था, जिसे ये ब्लड स्वॉर्ड में बढ़ा देता है। ब्लड स्वॉर्ड इसे ऑब्जर्व करता है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है। और फिलहाल अब ब्लड स्वॉर्ड इन तीनों को फोर्स करके पीछे भगाने लगता है। लेकिन तभी जो आखिरी तलवार था, वो गोल्डन कलर का चमक रहा था, वो भी आ जाता है। तो अब चार तलवारों के सामने ब्लड स्वॉर्ड फिर से कमजोर पड़ता है और चारों तलवार ब्लड स्वॉर्ड को बीच में घेरने लगते हैं और एक वॉर्टेक्स बनाने लगते हैं, जो मानो एक अलग दुनिया हो। और इसके अंदर में अगर आप झांक के देखो उस स्पेस में जो ये तलवारें बना रही थी, तो प्लैनेट्स भी आपको दिखेंगे। और अंदर से एक आवाज आ रहा था। यह आवाज पूरे रैंक 9 रीजन को, मतलब सब सुन सकते थे। लैंड ऑफ परमिता। एक रिट्रीब्यूशन खुलता है तो दूसरे का अंत होता है, और जो भी आएगा उसे इटर्नल लाइफ मिलेगा और ग्रैंड डाउ मिलेगा। हर एक दुख दर्द से आप आजाद हो सकते हो, मेरा डिसाइपल बनो। अब यह बस सबके कानों में जा रहा था। तो बहुत सारे जो डिसाइपल्स थे, जो डिमन सेक्ट में अभी एंटर किए थे बैटल शुरू होने से पहले, वो कंफ्यूज होने लगते हैं। एक बंदे इनमें से स्माइल करता है और आगे बढ़ने लगता है। ऐसे ही बाकी का भी सेम हाल था। तभी हाई एल्डर चिल्लाते हैं कि ये इनफाइनाइट रिट्रीब्यूशन का परमीय संबंध है। अपने माइंड पर फोकस करो, नहीं तो तुम्हारा डाउ हार्ट खत्म हो जाएगा, तुम वर्टेक्स के अंदर चले जाओगे। और इनकी आवाज मानो बिजली के समान थी। तो सभी इस समय जाग जाते हैं, लेकिन फिर से वे उसी मदहोशी में चले जाते। और सेम हाल घोस्ट सेक्ट, गॉड सेक्ट, हर जगह हो रहा था। अब वांगली क्योंकि ज्यादा क्लोज था और इसे जो आवाज सुनाई दे रही थी, कभी इसके माँ के रूप में, तो कभी इसके फादर के, तो कभी ली मुआन, तो कभी वांग पे, कभी ओल्ड वर्मिलियन बॉर्ड डिवाइन एम्परर। वांगलिंग को आता है गुस्सा कि परमिता, क्योंकि वांगलिंग का डाउ हार्ट काफी स्ट्रांग था। इवन जो ओल्ड मॉन्स्टर्स होते हैं, जो कि 10,000 साल से भी ज्यादा से कल्टीवेट कर रहे हैं, उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग। और ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता है, और ये ब्लड स्वॉर्ड को चलाता है वर्टेक्स जो बन रहा था वहां पर। बट इस दौरान कोलिजन की वजह से वांगलिंग को कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। वर्टेक्स और तेजी से रोटेट करने लगता है और फिर गायब हो जाता है। पर बादल जो थे वो और ज्यादा गर्जना करने लगते हैं और बादलों से मानो एक माउंटेन बन जाता है।
और बादलों के बीच में एक शब्द लिखा हुआ था, डाओ। और जो प्रेशर निकल रहा था, इसकी वजह से जो डीमन सेक्ट का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन था, वो भी कोलैप्स करने लगता है। और प्रेशर की वजह से वांगलिंग की जो हड्डियां होती हैं उसमें से आवाज़ आ रही थी। और वांगलिंग इसी समय का वेट कर रहा था कि जब डिवाइन रेट्रीब्यूशन अपना फुल पावर रिलीज करे। वांगलिंग पूरे ओरिजिन एनर्जी को फोकस करता है और ब्लड स्वॉर्ड चला के मारता है। फिर से एक बड़ा सा स्पेशल क्रैक बनता है, लेकिन बादलों की प्रेशर की वजह से स्पेशल क्रैक धीरे धीरे गायब हो जाता है। गायब बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, एक्चुअली ये एक अलग हमें वॉइड दिखाता है, एक आसमान जहाँ पर तारे दिख रहे थे। और ये वही वॉइड था जहाँ पर सील्ड रियल्म फॉर्मेशन है, मतलब जहाँ से अगर आप उसे खोल पाए तो आउटर रियल में एंटर कर सकते हो। तो ये जो स्पेशल क्रैक था जो कि वॉइड से अब कनेक्टेड हो जाता है, जो सील्ड रियल्म फॉर्मेशन वाला है, वांगलिंग अब वहीं चार्ज करता है। अब ये जो क्लाउड था ये वांगलिंग पर नजरें बना के था, और क्लाउड माउंटेन भी उसी वॉइड में एंटर करने लगता है। क्लाउड माउंटेन के प्रेशर की वजह से वांगलिंग ऐसा लग रहा था नीचे आ जाएगा, लेकिन पूरा फोर्स जो था ये सील्ड रियल्म फॉर्मेशन पे जो भी क्लाउड माउंटेन का था वो डलवाता है। इसका प्लान ही यही था। और जो फॉर्मेशन था वो चमकने लगता है, वहां पर एक जाला दिखता है, नेट दिखता है, जो कि काफी बड़ा था। चाहे कितने भी लोग ट्राई कर ले इनर रियल्म के, वो इसे तोड़ नहीं पाते थे। बहुत कम ही लोग थे जो कि बहुत पावरफुल थे और इसे ब्रेक करके उस पार निकल गए, लेकिन फॉर्मेशन फिर रिकवर कर जाता है। लेकिन पहली बार अगर ऐसा होगा कि कोई डिवाइन रिट्रीब्यूशन की मदद से, मतलब उसके पावर को यूज करके आउटर रियल में चला जाए, तो फिलहाल वांगलिंग फॉर्मेशन के ऊपर ही खड़ा था और उसके ऊपर में ये क्लाउड माउंटेन था जो कि प्रेशर दे रहा था। वांगलिंग पे तो प्रेशर आ रहा था, लेकिन फॉर्मेशन पे भी आ रहा था। और वांगलिंग एक ही चीज सोचता है कि ये अलग है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन, लेकिन ये मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मेरे माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, मेरे डाओ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अब ब्लड स्वॉर्ड इसके आसपास गोल गोल घूमने लगता है, और मानो ब्लड स्वॉर्ड इसके आसपास एक ब्लडी लाइट फैला रहा था, वांगलिंग जिसे एब्सॉर्ब कर रहा था। और वांगलिंग माउंटेन पर एक पंच मारता है राइट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से सील्ड रियल्म फॉर्मेशन पर प्रेशर डालता है। तो कैसा हो रहा था, देखो माउंटेन इस पर प्रेशर डाल रहा था, तो राइट हैंड से वो पास होते होते इसके लेफ्ट हैंड के थ्रू सील्ड रियल्म फॉर्मेशन में जा रहा था। तो सील्ड रियल्म फॉर्मेशन थोड़ा सा फ्लिकर करता है, चमकने लगता है, उसमें से 7 कलर लाइट चमकती है, और पूरा ये जो वॉइड था वो चमकने लगता है, एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखता है, और ये एक्टिवेट हो रहा था। लेकिन कोई बाहर नहीं जा सकता, अगर ये एक्टिवेट हो गया तो इसमें से बहुत सारे अस्त्र निकलते हैं, प्रेशर निकलता है। तो जो पहला लेयर था, क्योंकि वांगलिंग ने इस प्रेशर की वजह से इसे एक्टिवेट कर दिया था, तो फॉर्मेशन स्पिरिट अब एक्टिवेट हो रहे थे। अब 7 कलर लाइट में से पहला लाइट चमकता है जो कि सिल्वर कलर का था, और ये क्लाउड माउंटेन की तरफ पड़ता है क्योंकि उससे ज्यादा प्रेशर था। अब दोनों का टक्कर होता है तो क्लाउड माउंटेन को पीछे हटना पड़ता है, और उसके जो चारों तलवारें थे वो आगे आती है। इधर वांगलिंग जो कि उस प्रेशर को ट्रांसफर किया था, तो ये खून की उल्टी करता है। फिलहाल अब जो बैटल था वो फॉर्मेशन और डिवाइन रिट्रीब्यूशन के बीच में था। वांगलिंग दोनों को नहीं पसंद करता था क्योंकि सील्ड रियल्म फॉर्मेशन में भी इसके इनर रियल्म को बहुत सारे लोग मरे थे जो कि उस पार जा ही नहीं पाते। वो हार नहीं मानना चाहते थे, बट सील्ड रियल्म फॉर्मेशन में भी बहुत सारे अस्त्र हैं जो कि उन्हें मार दिए थे। लेकिन बैटल के दौरान क्लाउड माउंटेन के जो कुछ बादल थे थोड़े पीछे चले जाते, तो वो जो पवेलियन था अंदर में वो साफ दिखाई देता है, मानो एक अलग दुनिया हो। और जो स्टैचू था वहां पर लाइट चमकता है, और स्टैचू का राइट हैंड आगे बढ़ता है, फॉर्मेशन की तरफ बढ़ता है, और एक आवाज सुनाई देने को मिलती है, 9 पैलेसेस इनफाइनाइट। एक वर्टेक्स बनने लगता है जहां पर चारों तलवारें अभी भी रोटेट कर रही थी। और फिलहाल पवेलियन के अंदर में जो एक दुनिया थी वो दिखाई देती है, और वहां पर 9 एकदम एक जैसे ही प्लेनेट थे। मतलब जो क्लाउड के अंदर पवेलियन है वहां का एक फॉर्मेशन खुलता है, वहां पे भी एक अलग फॉर्मेशन है, 9 प्लेनेट्स दिखते हैं एक जैसे, हेवन पैलेस, वाटर पैलेस, माउंटेन पैलेस, मतलब ऐसे करके ये थे। और सभी प्लेनेट से एक मार्क निकलता है बाहर में, और सभी इस समय इस सील्ड रियल फॉर्मेशन की तरफ चार्ज करते हैं। और प्लैनेट्स आते तो बाहर है लेकिन एकदम छोटे हो जाते हैं, एकदम बिंदु के समान, और सीधा वांगलिंग की तरफ इस बार बढ़ते हैं। इसे बोलते हैं सेलेस्टियल सेलिंग, 9 पैलेसेस। और वांगलिंग के बॉडी में एंटर कर जाते हैं, वांगलिंग की बॉडी को ऐसा बांधने लगते हैं, 9 एकदम एक अलग डायग्राम बनाकर, मानो वांगलिंग की बॉडी में 9 कीले धस चुके हो। इतना गंदा ये पेन फील करता है। अब वांगलिंग एकदम चिल्लाता है, इसकी बॉडी इसके 6 एंशिएंट गॉड स्टार रोटेट कर रहे थे, और 10,000 फिट का हो जाता है। कियानवे को ये फिलहाल छिपा लेता है, और ये 9 पैलेसेस की तरफ बढ़ता है, और ये धीरे धीरे पहले 4 को डिस्ट्रॉय करता है, फिर 5 को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन फिर से वो वांगलिंग के बॉडी में दोबारा से एंटर करते हैं, तो वांगलिंग का पेन फिर से बढ़ जाता है। मतलब ये इन्हें निकालता है, डिस्ट्रॉय करता है, बट वो जो फॉर्मेशन था डिवाइन रिट्रीब्यूशन के अंदर, वहां से फिर से वो 9 लाइटें निकलती हैं और फिर से इसे घेरने लगती है। बेसिकली ये उल्का पिंड थे, मतलब जो प्लैनेट्स टाइप होते हैं, उन्हें लगातार रिफाइन करके बनाया गया था। बट वांगलिंग चिल्लाता है कि भाई ये जो 9 पत्थरें हैं ये सेलेस्टियल को सील कर सकती है, मैं सेलेस्टियल हूं ही नहीं, मैं तो एंशिएंट गॉड हूं। और फिलहाल इसका एंशिएंट गॉड का पावर पूरी तरह से बॉडी से निकलने लगता है, और जहां पर वो 9 मेटेरॉइड या जो भी चीज बोलो उन्हें जो एंटर की थी, वो फिर से बाहर निकलने लगती है, मतलब वांगलिंग के बॉडी के प्रेशर की वजह से।
बट डिवाइन रिट्रीब्यूशन का ये तो असली पावर था। इसका पावर बढ़ते जाता है। ये जो 9 पैलेसेस थे वो 8 डायग्राम के अंदर से आते हैं। तब 8 डायग्राम्स भी अंदर से आवाज आती है और वो एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टैचू का राइट हैंड मूव करता है और 8 रून्स ऐसी अलग मार्किंग सीन्स पर वो चमकती है। अब इनका नाम था हेवन, वाटर, माउंटेन, थंडर, ऐसे करके। और ये एक पहिए के रूप में बदल जाते हैं, ये आठों मिल करके। और ये भी वांगलिंग की तरफ ही चार्ज करते हैं। वांगलिंग क्योंकि दूसरी तरफ फ्लोइंग टाइम स्पेल यूज कर रहा था ली कैन में पर, और उसे ये रोक नहीं सकता था। और दूसरी तरफ एंशिएंट गॉड पावर से उन 9 पैलेसेस को बाहर निकाल रहा था। अब 9 पैलेसेस प्लस 8 डायग्राम्स, तो पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो पहिया बना था 8 डायग्राम से ज्यादा पावरफुल था। अब एकदम लाइफ और डेथ का समय था। वांगलिंग कुछ कदम पीछे लेता है और सील्ड रियल्म फॉर्मेशन पे एकदम गिरा हुआ था और ये बोलता है, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म, आपने जो बोला था कि मैं आपको सील्ड रियल्म फॉर्मेशन तक लेके चलूं, मैं ला चुका हूं, अब आप बाहर आ जाओ। क्योंकि वांगलिंग जानता था कि जो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म है वो अभी भी हेवन डिफाइंड बीइंग बीड के अंदर थोड़े बहुत हैं, मतलब उनका विल है अभी भी। इसलिए वांगलिंग थोड़ा कॉन्फिडेंट था। अब हेवन डिफाइंग बीड फिर से चमकता है और वांगलिंग के बॉडी से वही जेड बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है ये जो 8 डायग्राम था वो हिलने लगता है। अब डीमन सेट के अंदर में जो हाई एल्डर थे उनकी डिवाइन सेंसेस तो इसे ऑब्जर्व कर ही रही थी, पर जैसे ये जेड देखते हैं ये एकदम कांप जाते हैं कि सेक्ट मास्टर, ये तो उनका जेड है। इस बंदे के पास सेक्ट मास्टर का भी जेड है, क्या ये उनका उत्तराधिकारी है। ये जो डिमन सेट के हाई एल्डर थे ये जल्दी ऐसा रिएक्ट नहीं करते थे, बट फिलहाल ये एक्साइटेड थे। अब ये आगे बढ़ते हैं इस फॉर्मेशन की तरफ, इस स्पेशल क्रैक में एंटर करने लगते हैं। और इस समय जो जेड था उसके अंदर से एक बड़ा सा पेड़ निकलता है और 8 डायग्राम ये बीच में ही रुक जाता है। हाई एल्डर बोलते हैं, सेक्ट मास्टर, इस पेड़ की तरफ देखकर। इधर रैंक 9 रीजन हिल जाता है पूरा। गॉड सेट में डॉविस्ट वाटर जो कि शांति से बैठा हुआ था वो डरने लगता है कि मास्टर। 9 स्टार जो एंशिएंट डेविल था जो कि आराम से डिवाइन रिट्रीब्यूशन का पावर थोड़ा थोड़ा डिवोर कर रहा था, उसका भी एक्सप्रेशन बदलता है कि लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म, मतलब इसे लगता है यार वो तो मर चुके थे ना। हैविंग ब्रेकिंग सेट के भी सेट मास्टर इस समय कल्टीवेशन छोड़ देते हैं और सोचने लगते हैं। अब ये जो पेड़ था जो कि बेसिकली सील्ड रियल्म के मास्टर भी थे, वो इस फॉर्मेशन की तरफ देखते हैं और फिलहाल हाई एल्डर से कहते हैं कि मिस्टीरियस ब्रिलियंट। डिमन सेट के हाई एल्डर तुरंत ही कहते हैं, जैसा आप कहें। अब सील्ड रियल्म के मास्टर बोलते हैं कि मेरा डाउट रेजर को यूज़ करो, मतलब जो कि इनका पेड़ है, और क्लाउड सी को पूरा इकट्ठा करो। आउटर रियल्म से कभी भी वॉर शुरू हो सकता है और जो भी बगावत करे उसे मार दो। और ये बोलते हैं मेरे कमांड के अंदर क्लाउड सी को पहले इकट्ठा करो, उसके बाद जो 3 हमारे स्टार सिस्टम है वहाँ भी जाओ। मास्टर साउथ क्लाउड को ढूंढो। मास्टर यहाँ पर रेड शान लिखा है बट मेरे हिसाब से वो लॉन्ग शान है। और फिर मास्टर वॉर सेलेस्टियल को ढूंढो और उन्हें याद दिलाओ कि हमारा जो एग्रीमेंट था पुराने समय का, और जल्दी करो। विंड, रेन, थंडर और लाइटनिंग सेलेस्टियल रियल्म्स को भी इकट्ठा करो। हाई एल्डर बोलते आए सर। और उसके बाद ये जो पेड़ था उस डायरेक्शन में देखता जिधर गॉड सेक्ट था और ये बोलते हैं डाउ स्लेव, अगर तुमने डेमन सेक्ट का मदद कर दिया इस मैटर में तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। डाउविस्ट वाटर का चेहरा इस समय पसीने से भरा हुआ था और ये नतमस्तक होता है कि हाँ मैं इस बार करूंगा, इस बार धोखा नहीं दूंगा मतलब। फिर ये बोलते हैं कि डेविल मास्टर, तुम आउटर रियल्म से भाग कर आए थे, मैंने तुम्हें पूरा घोस्ट सेक्टर दिया है ताकि तुम हील कर पाओ। अब तो तुम ठीक ठाक रिकवर हो चुके हो और 9 स्टार के एंशिएंट डेविल बन चुके हो, तो समय आ चुका है हमारा मकसद पूरा करने का। मतलब तुम्हें बैटल करना पड़ेगा आउटर रियल्म के साथ। और वैसे भी एंशिएंट डेविल नफरत करता ही था आउटर रियल्म से, उसे वहां से भाग के आना पड़ा था, तो वो भी तैयार था। अब इसके बाद ये जो पेड़ था वांगलिंग की तरफ देखता है कि देखो यार डिवाइन रिट्रीब्यूशन जो है वो आपदा तो है पर अवसर भी है। अब क्योंकि मैं एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से बिलोंग करता हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, बस अपना ध्यान रखो। बस इतना बता सकता हूँ कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन ये किसी का अपना नहीं होता है। मतलब एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म के जो सेलेस्टियल एम्परर थे उनको भी डिवाइन रिट्रीब्यूशन झेलना पड़ता था। ये जब से वर्ल्ड बना है तब से है। और जो तुम झेल रहे हो ये बहुत छोटा है, ये जी रिट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब जी रियल्म वाला रिट्रीब्यूशन नहीं है जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दे। और फिलहाल ये यहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब इनकी आंखें जो पेड़ में बनी थी वो गायब हो जाती है। जेड चमकता है और सील्ड रियल्म फॉर्मेशन पे गिर जाता है। सील्ड रियल्म फॉर्मेशन चमकता है। मानो अब सील्ड रियल्म फॉर्मेशन में बहुत सारे स्पिरिट्स होते तो वो इसे मर्ज नहीं होने देना चाहते थे। अब ये गायब होते हैं तो ये जो 8 डायग्राम्स थे ये फिर से चमकते हैं और वांगलिंग पर चार्ज करते हैं। वांगलिंग सोचता है कि हेवेंस का जी रेट्रीब्यूशन, जी रियल्म, क्या मैं उसे आज हासिल कर पाऊंगा। इसकी आंखों में एक चमक था, मतलब इसे कुछ समझ में आता है बट ये श्योर नहीं था। इसे याद आता है अपने किंगशुई भाई की याद बातें। जब इसका पावर लेवल लो था तो उन्होंने बताया था कि फिलहाल जी रियल पे फोकस मत करो, जब तुम निर्वाणा शैटर लेवल पे जाओगे तो कर पाओगे। और अब तो वांगलिंग उसी लेवल पे था और इस समय वांगलिंग की आंखों में एक मैडनेस आता है। एक डिसीजन ये लेता है कि मैं अब पूरा ट्राई करूंगा। अब 8 डायग्राम्स वांगलिंग के बॉडी में एंटर करता है। वांगलिंग खून की उल्टी करता है। 8 डायग्राम और 9 पैलेसेस एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर रहे थे तो प्रेशर ज्यादा था वांगलिंग की बॉडी में। लग रहा था इसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये एंशिएंट गॉड था तो इसका रिकवरी भी अच्छा था।
बट ये 8 डायग्राम्स अलग थे, बहुत स्ट्रेंज थे। ये गुणा होने लगते, मतलब मल्टीप्लाई होके 64 डायग्राम्स में बदल जाते हैं, फिर 128 में, और ऐसा बढ़ते जा रहे थे। अगर आपने नरूटो देखा होगा और नेज़ी आपको याद होगा, या नरूटो की वाइफ हिनाटा, तो ये लोग 8 डायग्राम्स वाले अटैक यूज़ करते थे और उसको मल्टीप्लाई करके 64 पाम्स, 128 पाम्स करते थे, जो उन्होंने मेरे से ही सीखा था। खैर आगे बढ़ते हैं, और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि किसने नरूटो देखा है। लेकिन फिलहाल ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन का एंड नहीं था। 9 पैलेसेस, 8 डायग्राम्स के बाद 7 और कल्टीवेशन प्लैनेट चमकते हैं, जिन्हें हम बिग डीपर कहते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जीटा। मैथ्स पढ़े होगे तो थोड़ा पता होगा। ये 7 स्टार्स थे जो कि अब वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं, और ये किलिंग इंटेंट के साथ बढ़ते हैं। ये सीलिंग टेक्निक नहीं थे, मतलब जो वांगलिंग की बॉडी में एंटर करके ऐसे रुक जाएंगे। इनमें स्लॉटर ऑरा थी, 7 स्लॉटर ऑरास। एक बार फिर से आवाज बोलती है, 6 डायरेक्शन इनफाइनाइट, 8 डेसोलेट, 6 डायरेक्शन टुगेदर, मतलब एक साथ। मतलब 6 दिशाओं से वांगलिंग पर प्रेशर पड़ रहा था। ये एक फॉर्मेशन था, 8 डेसोलेट, जो कि वांगलिंग को घेर रहा था। और आवाज फिर से गूंजता है, 5 एलिमेंट्स इनफाइनाइट, तो 5 तत्व, मेटल, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, ये भी इस ए डायग्राम में मिक्स होने लगते। मतलब वांगलिंग पर एक अलग प्रेशर था, और 5 हैंड प्रिंट्स वांगलिंग को घेर रहे थे, ये 5 एलिमेंट्स के। और बहुत लोगों को जी रियल में लगा था, तो आज देख लो फिर। बट वांगलिंग की आंखों में चमक था, इतना प्रेशर के बावजूद। और ये सोचता है कि 9 लिमिट है, देखो 9 पैलेसेस है, 8 डायग्राम्स है, 7 स्टार्स है, 6 डायरेक्शन है, और 5 एलिमेंट है। तो 4, 3, 2 और 1 भी कुछ तो होते होंगे। मतलब 4 किस लिए है फिर, 3 किस लिए है? 2 ये श्योर था कि 2 जो है वो यिन और यांग ही हो सकता है, तो शायद 9 से 2 तक ही ये चाहता होगा। इस शब्दों के पीछे रहस्य होगा। और वांगलिंग ये सब गैस कर रहा था, शायद ये मर्ज होकर के ये ऐसा अंदाजा लगा रहा था कि जी रियल में बदल जाएंगे, बट ये श्योर नहीं था। बट इसे रजिस्ट करना पड़ेगा ताकि ये मर्ज हो सके और ये उस समय तक जिंदा रह पाए। अब जो डीमन सेक्ट के हाई एल्डर थे, वो देखते कि वांगलिंग मतलब अब गंदा स्थिति में है, और ये बंदा जो है इसके मास्टर के साथ उसका रिलेशन अच्छा है, तो इसे ये कैसे मरने दे सकते हैं। बट वांगलिंग बोलता है कि सीनियर मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रजिस्ट करूंगा। तो फिलहाल वो जो 7 स्टार्स थे वांगलिंग की बॉडी में एंटर करते हैं, और वांगलिंग जी रियल्म का पावर हल्का सा फील करता है, क्योंकि जी रियल्म को पहले से ही जानता था, जो इसके साथ कुछ एक सालों तक, 100-200 सालों तक रहा था। वांगलिंग सीरियसली इंजर्ड था, फिर भी हंसता है। ये अभी भी रिकवर कर रहा था एंशिएंट गॉड की पावर की वजह से। अब जो 6 डायरेक्शन से प्रेशर था, वो भी 7 स्टार, 8 डायग्राम और 9 पैलेसेस में मर्ज हो जाते हैं। इसे ऐसा लगता है इसका सोल जो है वो एक्सप्लोड कर जाएगा। फिलहाल ये बहुत सारे पिल्स निकाल के खा लेता है। अब जो 5 एलिमेंट्स थे वो इसके अंदर मर्ज होते हैं। पांचों को ये डिवोर कर जाता है। पहले फायर, क्योंकि 5 एलिमेंट में फायर का वाला एक अटैक था, तो इसे ये बोलता है कि तुम जाओ अंदर और मेरे ओरिजिन सोल को और स्ट्रांग करो, उसे डिवोर करने के बाद, क्योंकि वैसे भी इसके बॉडी में फायर पावर है। मेटल, वुड, अर्थ और इनको भी वैसे ही करता है ये। जैसे फायर और थंडर की मदद ये अपनी बॉडी को स्ट्रांग कर रहा था। फायर और थंडर 8 डायग्राम्स के अंदर भी थे, तो इन्हें भी ये पहचान लेता है। इधर लोग अवाक थे, खास करके हाई एल्डर, कि यार ये बंदा इतनी मतलब चीजें लेने के बाद भी जिंदा कैसे है। खास करके वो जो स्टैचू था पवेलियन में, जहां से डिवाइन रिट्रीब्यूशन चमक रहा था, अब उसे बोलना पड़ता है 4 डिवाइंस। देखो ये 5 तक आया था, अब ये आता है 4 डिवाइंस पे इनफाइनाइट। तो इस समय 4 बीस्ट चमकते हैं। इनमें से एक वर्मिलियन बर्ड था, 4 डिवाइंस यही लोग थे। अज्योर ड्रैगन था, व्हाइट टाइगर था, और ब्लैक टॉर्टाइस था। अब वांगलिंग कुछ समझ में आता है और ये स्माइल करता है, अच्छा तो ये हैं ये 4 लोग। अब वांगलिंग के पास खुद ही वर्मिलियन बर्ड है, तो वो पावर का इसको टेंशन ही नहीं था। वर्मिलियन बर्ड इसकी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेट कर सकते थे। इसका वर्मिलियन बर्ड वैसे भी 3 बार जाग चुका है, तो उसका फायर पावर और इंक्रीज होता है इस वर्मिलियन बर्ड की वजह से। और वांगलिंग अगर से चौथी बार जगा पाया अपने वर्मिलियन बर्ड की अवेकनिंग, तो इसका जो फायर है वो इथीरियल फायर में बदल जाएगा। मतलब बस ऐसे वांगलिंग सोचेगा और वो जगह जल के राख। वैसा फायर, स्ट्रॉन्गेस्ट फायर, और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। अब क्योंकि ये चारों फायर्स भी, सॉरी चारों डिवाइंस भी कुछ नहीं कर पाते, तो आवाज फिर से गूंजता है उस स्टैचू का, और वो बोलता है 3 टैलेंट्स इनफाइनाइट। ये जो 3 टैलेंट्स थे वो थे हेवन, अर्थ और ह्यूमन, जो कि आप बोल सकते हो सन, मून और स्टार्स। तो ये पावर फैलता है। ह्यूमन जो था वो मतलब एक जायंट के समान दिखता है, जिसके पास लॉ ऑफ ओरिजिन था, और ना तो लॉ ऑफ एंड था, मतलब दोनों नहीं था, बट एक प्रकार का लॉ था। फिलहाल वो एंसेंट वॉइस फिर से गूंजती है, और 2 राइट्स इनफाइनाइट। 2 राइट्स वही थे जो वांगलिंग ने गेस किया था, ये और यांग। जैसा कि लाइफ और डेथ होता है, कर्मा होता है, कार्मिक कॉज और कार्मिक इफेक्ट, तो यिन और यांग डायग्राम चमकता है वांगलिंग के सेंटर में एकदम। तो सभी पावर्स अब धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं वांगलिंग की बॉडी में। अब वांगलिंग की जो बॉडी थी इतने पावर को संभाल नहीं सकती थी, इसकी बॉडी एकदम मैस बन चुकी थी। ली क्यानमे को भी बचाना था, लेकिन इस पावर के बीच में ली क्यानमे को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पावर पूरी तरह से वांगलिंग पर फोकस था, डिवाइन रिट्रीब्यूशन। वांगलिंग अब कोलैप्स होने ही वाला था, पर तभी एक आवाज फिर से आती है, वन रिट्रीब्यूशन, इनफाइनाइट रिट्रीब्यूशन, शुरुआत करो, बिगिन।
ये था जी रियल। वांगलिंग पहले ही गेस कर चुका था। 9 पैलेस, 8 डायग्राम, 7 स्टार, 6 डायरेक्शन, 5 एलिमेंट, 4 डिवाइंस, 3 टैलेंट्स और 2 राइट्स। जब सभी को मिला दो तो बनता है जी रियल। तो वांगलिंग के बॉडी में, जबकि ये सीरियसली इंजर्ड था, ये पावर मिक्स हो रहे थे। इसके बॉडी में एक चेंज आता है, ये पूरे पावर मर्ज हो जाते हैं और एक डिवाइन एट्रीब्यूशन इसकी बॉडी में जन्म ले चुका था, क्योंकि इसका डाउ हार्ट और डोमेन्स को कुछ नहीं हुआ था। ये इतना स्ट्रांग था। तो स्टोरी यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।